नए वक्फ कानून से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक इस साल मोदी सरकार की कुछ बड़ी उपलब्धियां रही हैं। वैसे तो केंद्र ने एनडीए सरकार की 11 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया है और अपने इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए विकसित भारत के सपनों को साकार करने की बात भी कही है। क्या रही है मोदी 3.0 के पहले साल की बड़ी उपलब्धियां और ओवरऑल अगर आप 11 साल के अचीवमेंट्स को देखेंगे तो वो कैसे रहे, जिन्हें सरकार की फ्लैगशिप मिशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन उपलब्धियों के साथ साथ वो बातें जो अभी चुनौती बनकर खड़ी हैं मोदी गवर्नमेंट के सामने, एनडीए गवर्नमेंट के सामने, चाहे वो बात पॉलिटिकल फ्रंट हो, बात चाहे इकोनॉमिक फ्रंट की हो, या फिर सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा में रक्षा का यानी कि डिफेंस का मोर्चा हो। इन तीनों मोर्चों पर क्या चुनौतियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं और आगे की दशा दिशा क्या है, थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे एक्सपर्ट्स के संग। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार का बेमिसाल एक साल, वक्फ कानून से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सरकार ने अपने काम से साबित कर दिया कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में मोदी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी छूट देकर न केवल नौकरी पेशा लोगों का दिल जीता, बल्कि देश में आतंक फैलाने वाले नापाक पाकिस्तान के इरादों पर भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया। मोदी सरकार की इन उपलब्धियों को बीजेपी संकल्प से सिद्धि तक नामक अभियान के जरिए घर घर तक पहुंचाएगी। समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे महिला वर्ग को की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। आपको बता दें कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और अपने तीसरे टर्म के 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने न केवल नए वक्फ कानून को लागू कर एक बड़ा फैसला लिया, बल्कि जातीय जनगणना कराने का फैसला लेकर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। अपने पूरे एक्शन मोड में चल रही बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को न केवल घर घर तक पहुंचाने का फैसला किया, बल्कि देश के विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हुए घाटी में सड़क और रेल पटरियों पर जाल बिछाने का काम भी किया, जिसका ताजा उदाहरण दुनिया का सबसे ऊंचा बना चिनाब ब्रिज है। बीजेपी की अगली मुहिम एक देश एक चुनाव को लेकर है। सरकार इस पर धीरे धीरे ही सही लेकिन सभी दलों में समन्वय बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। मोदी सरकार की दूसरी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर इस सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। जहां तक रही जनधन खातों की बात तो सरकार ने रिकॉर्ड 55 करोड़ खातों को खोलकर आमजन को बैंक से जोड़ने का काम किया। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 23.5 करोड़ से अधिक लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़कर सरकार ने गरीब गुरबों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई। साथ ही 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के जरिए सभी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का काम किया। यही नहीं, सरकार ने पीएम आवास के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का घर देने का काम किया। साथ ही 10.25 करोड़ से अधिक उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन देकर सरकार ने गरीब महिलाओं को बड़ी सुविधाएं दी। इसके अलावा मुफ्त अनाज योजना के जरिए भी सरकार ने 81 करोड़ लोगों तक ये योजना पहुंचाई है। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसने देश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। जाहिर है ये सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने में अहम योगदान देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकु श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संपादक हैं नवोदय टाइम्स के और बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं देश के। बहुत बहुत स्वागत है अकु सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है डॉक्टर रूमकी मजूमदार, अर्थशास्त्री एंड डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है मजूमदार मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। जनरल सिंह सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पे। सबसे पहले अकु सर आपके पास ही आ रहा हूँ और एक 400 पार ना होने की बड़ी टीस थी। कहा यह जा रहा था कि जैसे तैसे गवर्नमेंट बन गई और कुछ भी हो सकता था इधर उधर, बट मोदी 3.0 ये जो सेटबैक था 400 पार नहीं कर पाने का, और कोएलिशन गवर्नमेंट ही है,
विशुद्ध तौर पर इस समय। कैसी है सर, फर्स्ट ईयर में कैसा लगा? 400 पार ना हो पाने के बावजूद क्या मजबूत लग रही है गवर्नमेंट, और कैसे आंकेंगे पिछले एक साल को आप पॉलिटिकली? सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोएलिशन गवर्नमेंट है और देश या सरकार की जो फंक्शनिंग है और देश का जो इम्प्रेशन है, परसेप्शन है कि मजबूती है सरकार के अंदर। और ये नेतृत्व का जो प्राइम मिनिस्टर की नेतृत्व है उसमें उन्होंने जो कोएलिशन को साथ लेके रखा है कि एक भी आवाज उनके बरखिलाफ नहीं पड़ी जो कि उनके कोएलिशन के अंदर है, एनडीए के अंदर। और दिस शोज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और ये भी बताता है कि देश के अंदर ऐसी रिजिलियंस है कि बेशक अगर कोएलिशन भी है, देश ने आगे कदम बढ़ाने। यस सर, यस जनरल सिंह सर, आप कह रहे हैं कि रेजिलियंस दिखाया है गवर्नमेंट ने। एब्सोल्युटली सर, पॉइंट टेकन। आकू सर, आपकी नज़र में पॉलिटिकली पहले साल को आप किस तरह से आंक रहे हैं सर? बहुत आभार दीपक जी। और आप तो जानते ही, मेरे ख्याल से आपने वो किताब देखी भी होगी जो मैंने मोदी 3 यस सर, और आगे पटरी पर था, जो ये किताब थी आपने देखी होगी। और इसी का एक साल आज, मतलब एक पूरे आयोजन का एक साल हो रहा है, तो इसलिए और अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको सरकार से और लोगों से बहुत तरीके से पता लग गई होंगी, पता रही होंगी, लेकिन मेरा जो साल भर का जो देखने का नजरिया होगा वो परसेप्शन से ज्यादा होगा। और उस हिसाब से जब नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें पाई, तो लगा कि बड़े दबाव में होगी गठबंधन की सरकार। लेकिन पहले दिन से ही ये साबित हो गया था, जो किताब में भी दिख रहा था, कि गठबंधन से दबाव से मुक्त होकर के अपने एजेंडे पे चली, अपने तरीके से चली, और किसी भी तरीके से उसने कहीं पर ये नहीं हुआ कि फला दल ये चाहता, फला दल वो चाहता, इसलिए किया जाए। ये जरूर है कि आप कह सकते हैं जो बड़े दल थे उनको सपोर्ट करने वाले, उनको एक अपने तरीके की सहायता जो दी भी जानी चाहिए थे सहयोगी दल होने के नाते, चाहे वो आंध्र हो चाहे वो बिहार हो, वहां उससे की। और पटरी पर साग जो वापस आई वो इस तरीके से आई, वो अपने आप में अद्भुत अलग तरीके से आई। चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा या बाद में 3 राज्यों के कुल मिलाकर के चुनाव हुए, इन तीनों राज्यों में बम्पर जीत उसे हासिल हुई। और इसके अलावा जो नीतिगत मामले थे, चाहे वो वक्फ बिल का मामला था, जितना विरोध होना था, बहुत सारी बातें हो रही थी, उसको लेकर के बहुत सरकार दृढ़ रही, अपना काम किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर उसने बहुत सारा काम किया। जाति जनगणना मुद्दा जो विपक्ष के पास था, देखिए, और बहुत उसको लेकर के विपक्ष बहुत आगे चलने की रणनीति बना रहा था, लेकिन वो मुद्दा भी उन्होंने अपने तरीके से छीन लिया। नए आपराधिक कानून लाए गए जिसकी बहुत सारी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उसके असर बहुत बड़े हैं। मैं मानता हूं कि वो एक देश में बहुत बड़ा बदलाव है, और वो बदलाव इतना बड़ा है कि जिससे आम आदमी, अगर सही रास्ते पर ये सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश की, सुविधाएं दी पुलिस को, और पब्लिक भी उसी तरीके से जानने समझने में काम किया करेगी, तो फिर वो बहुत बड़ी बात होगी। आप कह सकते हैं ये भी तय कर लिया कि सरकार ने, कि साहब जैसे माओवाद को लेकर खत्म करने का एक टारगेट बना दिया उन्होंने कि हम मार्च 26 तक खत्म कर देंगे। क्या हमें कोई ये बता सकता है कि इसलिए कभी इस तरीके से एक दिशा में काम करने की कोशिश की गई है? नहीं हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये बात दूसरी की चौथी बड़ी इकोनॉमी आप बन गए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होगी जब आप तीसरी पर आएंगे। चौथी में तो अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लगातार चल रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ जरा सा गड़बड़ हो तो पीछे भी हो जाएंगे, लेकिन एक आपने थ्रेशोल्ड तो छू ही लिया है। ये बहुत एब्सोल्युटली। अब क्योंकि आपने आर्थिक मसलों का जिक्र कर ही दिया है, लेकिन पॉलिटिकल जो जिस्ट अगर आपके वक्तव्य का निकाले तो ऐसा लग रहा था कि मोदी 3.0 ख़ास तौर से जिस पृष्ठभूमि का जिक्र मैंने जिक्र किया कि 400 पार नहीं हो पाए, कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी विशुद्ध रूप से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए ज़्यादा स्टेबल एक तरह से नज़र आ रही है, क्योंकि कोएलिशन के जो 2 इम्पॉर्टेंट अलाइज हैं, नायडू साहब और नीतीश कुमार, दोनों के दोनों बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हैं गवर्नमेंट के साथ। कहीं से भी बीते एक साल में हमें ऐसा नहीं लगा कि कोएलिशन में कोई प्रॉब्लम है।
तो स्ट्रॉन्गर देन एवर आप कह सकते हैं, बट आगे क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर मजूमदार आपके पास, मैम, आप जिसका अंकुश सर ने शुभारंभ कर ही दिया है कि आर्थिक मोर्चे पर बहुत सारी उपलब्धियाँ मोदी सरकार अपने फर्स्ट ईयर में, थर्ड टर्म के फर्स्ट ईयर में बहुत सारी उपलब्धियों का जिक्र वो कर रहे हैं। आप कैसे देखती हैं ओवरऑल? हालांकि वास्तविक जीडीपी जो है वृद्धि दर 6.5% रही, लेकिन अंतिम तिमाही में ये जो 7% से ज़्यादा की वृद्धि आई उसने काफ़ी कुछ बूस्ट भी किया है मोराल। फर्स्ट ईयर का आपका असेसमेंट मोदी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पर? धन्यवाद दीपक जी। बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रोथ रही है, क्योंकि अगर आप पहले 2 क्वार्टर देखें तो उस टाइम इलेक्शन का अनसर्टनिटी था, उसके बाद यूएस इलेक्शंस की अनसर्टनिटी आई, तो उसकी वजह से ग्रोथ थोड़ी सप्रेस रही थी। बट फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड जो ग्रोथ आई है वो काफी स्ट्रांग रही है। और अगर आप देखें तो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से ग्रोथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। प्राइवेट कंजम्पशन बहुत काफी सस्टेनेबल पेस से बढ़ रही है। और जो मेजर रिफॉर्म्स लाए गए हैं जैसे कि टैक्स एग्जेम्पशंस का रिफॉर्म, वो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंजम्पशन को और भी आगे बढ़ाएगा। अगर आप देखा जाए कि 10 साल में एक सरकार ने ये पीएलआई स्कीम से जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया है, 10 साल पहले हमारे पास सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन सब का कितना मैन्युफैक्चर होता था, एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं था। अभी देखिए इन सब का अभी इनका जो शेयर है 17.2% जो 2014 में था, वहां से लेके अभी भी इंडिया एक्सपोर्ट्स 32.2% इनका शेयर है इन सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स का। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग मूव कर रहे हैं, वैल्यू एड में मूव कर रहे हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ रही है, इतने शानदार तरीके से बढ़ रही है कि जो मर्चेंडाइज डेफिसिट है उसको भी हम उसका ऑफसेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सर्विसेज एक्सपोर्ट। और ये जो ट्रेड अनसर्टनिटी हो रही है उसकी वजह से, उसके बावजूद भी अगर इंडिया में इतना कॉन्फिडेंस है, वो बिकॉज इंडिया का ग्रोथ। But ma'am, can we settle on this? I mean, is it not over reliance on service sector जैसा ट्रेडिशनली कहा जाता है कि आपको मूव तो करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, या तो मैन्युफैक्चरिंग पे या फिर एक्सपोर्ट्स पे, गुड्स एक्सपोर्ट्स पे। तो मैम सर्विस पे हमारी ओवर रिलायंस तो नहीं हो रही है ना? ओवर रिलायंसिंग हम लोगों जब ग्रोथ पाथ में ली थी, हम लोग सीधे सर्विसेज में हमने एक लीप फ्रॉग लिया था। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो कि इस सरकार ने वो काफी जोर दिया है मैन्युफैक्चरिंग पे। तो वो जरूरत है और इम्पोर्टेंट है कि सब मतलब नॉट ओनली लेबर इंटेंसिव बट वैल्यू एड, हमें जो वैल्यू एड में भी हमें ऊपर बढ़ना है। हमें हाई वैल्यू एड मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस करनी है, जो कि सरकार कर रही है। तो वो जो उन्होंने पॉलिसीज ली हैं थ्रू पीएलआई स्कीम्स और जो रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहे हैं, ये दीज आर द नीड ऑफ द टाइम एंड दैट इज व्हाट is the government focusing on, and वो वही I think सरकार को कोशिश कर रही है कि not only services, manufacturing पे भी काफी नजर दे। All right, ma'am. जनरल सिंह सर, अब आपके पास आऊँगा एंड डिफेंस आई थिंक थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार के 3.0 के फर्स्ट कार्यकाल के लेटर पार्ट में आता है, बट आई थिंक थीम अगर फर्स्ट मोदी 3.0 की फर्स्ट ईयर की कही जाए तो वो डिफेंस हो गई है, हमारे चाहे न चाहे। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी उपलब्धि हमारी रहा, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच एक और बड़ा सिग्निफिकेंट मैं कहूँगा कि एक हमें अचीवमेंट मिला, और वो ये था कि जब भारत चीन तनाव में हमने कमी को भी देखने को मिला, जो अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचोक में सेनाओं के पीछे हटने से जो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम हुआ, उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं सर। बट ओवरऑल फर्स्ट ईयर को आप डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी गवर्नमेंट के लिए कैसे एनालाइज करेंगे सर? देखें दीपक, जो डिफेंस का एक्विजिशंस रही है या डिफेंस बजट रहा है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहा है। तो 3.0 को अगर देखें तो बैकग्राउंड को हमको देखना चाहिए कि 2014 से क्या कुछ होता रहा है। अभी देखें बजट की अगर मैं बात करूंगा तो 6.81 लाख करोड़ था इस समय, इस साल के बजट के अंदर, जो कि 9.5% बढ़ा था। और इसमें से 13.45% यूनियन बजट का हिस्सा था डिफेंस के पास, एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें 1.8 लाख करोड़ कैपिटल आउटले के लिए था, जाके एक्विजिशंस जिसमें इंक्लूडेड है
हमारी आत्मनिर्भर एंड इम्पोर्ट्स भी। तो ये एक चीज है ना ऑन गोइंग। अगर ऑन गोइंग है तो देखें, यस आपने बोला गलवान में क्या हुआ उस समय, उसके बाद देखें हमारे जोरावर लाइट टैंक अभी प्रोटोटाइप ट्रायल हो गए हैं और मैं समझता हूँ अगले साल तक वो इन सर्विस होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इतने छोटे टाइम में हमने ये कर लिया है। दूसरा है कि हमारे ऑन गोइंग जैसे चलते रहे हैं प्रोजेक्ट्स, ATAGS आर्टिलरी की जो गन सिस्टम है 155 लीग 52 मिलीमीटर, वो इंट्रोड्यूस हो गई है। नो दैट्स अ वेरी बिग स्टेप। फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ कंट्री है जो इसने इंट्रोड्यूस किया है और सबसे अधिक रेंज है इसकी, 52 किलोमीटर तक टच किया। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। बाबा कल्याणी ग्रुप भारत फोर्स ने किया है, तो इट्स अ बिग क्रेडिट। अच्छा, आगे है जो हमने अपने MiG-29 इंजन एंड Su-30 Mk1 की अपग्रेड्स की हैं, इसी साल वो चली जा रही हैं पिछले साल से, वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड देखें, एक चीज हम सब ओमिट करते हैं, हम ट्राई सर्विस एयरफोर्स नेवी और आर्मी का लें, पर सबसे बड़ी जो समझता हूँ हमारी प्रोग्रेस रही है वो थी स्पेस एक्सरसाइज की गई थी नवंबर 2024 में। अंतरिक्ष स्पेस एक्सरसाइज, अंतरिक्ष अभ्यास नवंबर 2024 में हुई थी, जो कि डिफेंस स्पेस एजेंसी ने ऑर्गेनाइज किया था और इसमें हिस्सेदार थे ट्राई सर्विस, डिफेंस स्पेस एजेंसी, हमारी एक्सपर्ट्स फ्रॉम इसरो, DRDO। तो ये सारी जो एक्सरसाइज थी बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिसमें के स्पेस वॉरफेयर को टेबल टॉप एक्सरसाइज की हैं, एंटी सैटेलाइट की प्रैक्टिस की है, जो आपको मैं बताऊंगा 2019 में हमने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किए थे, और एक स्पेस वॉरफेयर को हमने एक डॉक्ट्रिन बनाने के लिए आगे कदम दिया है। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्टेप। कोई बातचीत नहीं होती इसके ऊपर, बट इट्स अ ग्रेट स्टेप भारत को कि हम स्पेस के अंदर एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन निकाल रहे हैं। डिफेंस स्पेस एजेंसी इज कमिंग ऑफ एज। तो ये बड़ा चीज है। बाकी अगर मैं देखता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर डिफेंस मैनेजमेंट और टनल्स जो बने हैं, जिसके हमें फॉर एग्जांपल लद्दाख में अभी हमारे पास एक तरह के 2-3 ऑप्शंस हैं एक्सीज के ऊपर। एब्सोल्युटली सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं सर इंफ्रा पे मैं जरूर बात करूंगा, आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट मसला छेड़ा है, बट क्विकली सर जो मेरा इनिशियल क्वेश्चन था, चीन के साथ जो हमने भारत और चीन के बीच में जो एक तरह से यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग ही थी हमारी, देपसांग और डेमचौक दोनों से सेनाओं के पीछे जो हटे थे हम, वहाँ पे पूर्वी लद्दाख में जो हमने तनाव कम करने की कोशिश की थी, इसे अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। क्या ऑपरेशन सिंदूर में और उसमें जो चाइना की जो भूमिका अब संदिग्ध ही नहीं बल्कि स्पष्ट हो चुकी है, क्या वो वापस उतने ही इंटेंसिटी के तनाव को वापस उसने रीस्टोर कर दिया है सर चीन के साथ? देखो, चीन के साथ जो हमारी चुनौती रहेगी वो हमेशा ही रहनी है, और जो सिंदूर में हमने देखा है, अनलाइक 65-71 या कारगिल वॉर में, चीन ने इस टाइम एक्टिव सपोर्ट दी है पाकिस्तान को, तो एक उसका बदलाव आ गया है। और ये जो चैलेंज है 2.0 फ्रंट हमने साहब देख लिया इस टाइम, और आगे आने वाले समय में देखो चीन क्या कर रहा है। चीन ने अपना 2.0 किया हुआ है हमारे ऊपर, उसने अपना ये ड्यूअल किया है, क्या है कि हमारे जो ये लद्दाख बॉर्डर है, नदर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर को हमको उन्होंने कंटेन कर रहे हैं, LAC के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमें कंटेन कर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि JNK में और पंजाब में छेड़खानी करते रहे। तो ये हमारे को उन्होंने जो चैलेंज दिया, डेमचौक ये जो एरिया है उसमें भी हमारे को भी चौकन्ना रहना है, बहुत ज्यादा रहना है, क्योंकि जो उनका हाईवे 219 है उसको डोमिनेट करना चाहते हैं चीन। बट पहले हमारा क्या था कि हम डोमिनेट कर रहे थे वो एरिया, अभी चीन ने क्योंकि पेट्रोलिंग पॉइंट्स एरिया जो इंक्रीज हुए, बफर जोन आया है, तो चीन को एक तरह का एडवांटेज हुआ है वहाँ पे। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। आप यानी कि कह रहे हैं कि रस्म अदायगी के तौर पर, दिखावटी तौर पर बीच बीच में चीन इस तरह की कोशिश करता है कि सब ठीक ठाक है, बट उससे हमें हमेशा सतर्क और चौकन्ने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब एक तरह से वो परमानेंट एडवर्सरी जो है हमारे उसमें कन्वर्ट हो गया है। देखते हैं आगे हम इस पे क्या करेंगे, चैलेंजेस पे बात करेंगे। मैं अब आऊँगा आकू सर के पास वापस। सर, हमने देखा कि सरकार के पास गवर्नेंस के लेवल पर बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, और सिर्फ पहले ही साल में ही नहीं, इनफैक्ट पूरे 11 साल का खाका अगर हम उसको यहाँ पे मेंशन करने लग जाएंगे तो शो ख़त्म हो जाएगा। उपलब्धियाँ काफ़ी हैं, बट
बट अपार्ट फ्रॉम जो चुनौतियां विपक्ष कहता आया है, और स्वाभाविक है कोई भी एक सरकार 100% जो है वो सफल तो नहीं कही जाएगी, चुनौतियां तो हैं, काफ़ी हैं, बट एक चुनौती से बीजेपी पार नहीं पा रही है सर, और वो चुनौती है उसके घर के अंदर की चुनौती, और उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चुनौती। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में ख़त्म हो चुका है सर, 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था उन्हें, और उस 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ कि जेपी नड्डा को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो बीजेपी का भी कोई अध्यक्ष है नहीं, मान आप ज़रूर लीजिए कि जेपी नड्डा ही है क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट देखा जाए तो नहीं है कोई। तो ये बार बार राज्यों की इकाइयों में चुनाव होना था, वो डिले हो गए, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, क्या संगठनात्मक रूप से कहाँ चुनौती फंस रही है सर? मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई चिंतित भी है, ये भी सही बता दूं मैं आपको। Okay. इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में। जो तकनीकी सवाल है वो सिर्फ इतना ही है कि 19 राज्यों में चुनाव होना था पार्टी का, वो जैसे ही खत्म होता है तब वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इनके पास दिक्कत ये हो गई, अभी दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव का समारोह है, फिर अभी 11 तारीख का चुनाव का समारोह है, और अब ये करेंगे। इसके बाद अब थोड़ा खाली है, मुझे लगता है अगले इस महीने में उम्मीद की जानी चाहिए कि जाने। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास इससे बड़ी चीजें हैं जिसे उन्हें पार पाना ही होगा। मुझे बहुत अफसोस है कहते हुए कि देश में भ्रष्टाचार जो है, नरेंद्र मोदी या उनकी टीम तो नहीं उसमें लिप्त है, मतलब, लेकिन ऊपर के लेवल पे तो नहीं है, नीचे के लेवल पे जो भ्रष्टाचार व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है, जीएसटी को लेके झेलना पड़ रहा है, एमसीडी में जाकर के झेलना पड़ रहा है, और ये कहकर के आप मुक्ति नहीं पा सकते कि भ्रष्टाचार सिस्टम में आ गया। इसके लिए कहीं ना कहीं से एक शुरुआत करनी ही होगी इनको, अगर इन्हें बहुत आगे जाना है। बट यू आर रेजिंग अ वैलिड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकू सर, बट ग्रास रूट करप्शन को खत्म कर देंगे, रेडिकेट कर देंगे, इसी वादे पे तो 2014 में आए थे सर, जस्ट आफ्टर लोकपाल वाला वो। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस पे काम एक ने पैसे का नहीं हुआ है, और ना ही इस पे संघ इस पे राजी हो रहा है बहुत सारा आगे बढ़ के करने को। नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है बंद हो जाए, चीजें कम हो जाए, लेकिन करप्शन जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, या दुगना हुआ है या उतना ही हो रहा है, तो उसके फायदे लेने वाले कौन है? पार्टी होती है लेने वाला, या ब्यूरोक्रेसी होती है, या सरकार होती है? तो वो अगर उस पे नहीं हुआ तो इनका किया दिया जितना भी है वो सब नष्ट होने की ओर पे। बहुत सारे लोग, आप तो खैर बिजनेस चैनल के हेड हैं और देखते हैं पूरी चीजों को, तो आपको पता होगा कि कई बिजनेस के घराने जो हैं इस बात से बहुत त्रस्त हैं, और वो कैसी भी स्थिति में मतलब अगर भ्रष्टाचार को नहीं रुकेगा तो वो कई बार वो तड़पते हैं। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी है अकू सर, आपने जिक्र कर ही दिया है। तो ये जो हम चाइना +1 क्यों नहीं बन पाए, इसी शो में आप और बाकी लोगों के साथ हमारी चर्चाएं इसमें हुई हैं, और लोग बताते हैं कि चाइना +1 इसलिए नहीं बन पाए हैं क्योंकि यहाँ पर निवेश को लेकर जो ग्रास रूट लेवल पे जो लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से जो फाइलें अटक जाती हैं, भटक जाती हैं, ज़बरदस्ती अटका दी जाती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ क्लियरेंस नहीं मिलती है, भ्रष्टाचार अभी भी है, इस वजह से निवेश जो है वो उतना स्मूथ नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम भले ही कह दें, हम गवर्नेंस लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे कह दें, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे एब्सोल्युटली दिक्कतें हैं। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। आप चीन के लेवल पे भी अगर जाए, चीनी कंपनियां भी वो रोती हैं कई बार कि साहब हमारे यहाँ तो मुश्किल ये आ रही है कि ये यहाँ हमको इतना देना पड़ता है, यहाँ इतना देना पड़ता है, लोकल लेवल में परेशानी होती है। ये बड़ा नालायकी भरा काम है, और ये पूरे हम सब जिम्मेदार हैं उसके लिए। हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार हैं जो उसको नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो देश को आगे ले जाने का सपना भी हमें देखना बंद करना चाहिए। दूसरी जो चुनौती मुझे लग रहा है वो वॉर में लेजर वॉर, और खास तौर से जो नेट वॉर, इंटरनेट वॉर होने वाली है, उस पे हमारी कितनी बड़ी तैयारी है। तीसरी चीज ये है कि हम, चाहे वो एआई को लेकर के हो, उस एआई में कितनी बड़ी तैयारी, कितनी बड़ी हम फौज तैयार कर रहे हैं, बेरोजगारों को लेकर के हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं वो है। और हमें ब्रह्मोस का मामला है, हम कितने आगे तक। सर थोड़ा सा कनेक्शन में आपके इशू आ रहा है सर, मैं आऊँगा आपके पास, थोड़ा सा कनेक्शन भी ठीक करेंगे। डॉक्टर मजूमदार मैम, आप थोड़ा सा हमें चुनौतियों के बारे में बताइए, आगे किस तरह की चुनौतियां हम देख रहे हैं। क्या इस जो फर्स्ट ईयर मोदी 3.0 में जो सबसे बड़ा हमको चुनौती बनकर आया था ट्रम्प टैरिफ,
क्या ट्रम्प टैरिफ के मोर्चे पर अब, या जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हुई हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो ट्रम्प टैरिफ हो, या दूसरी जो उभरती हुई चुनौतियां थी, क्या वहाँ पर कुछ बॉटलनेक्स क्लियर हुए हैं? कुछ एक क्लियर पिक्चर आगे की दिख रही है मैम, जिससे हम ये कह सकें कि आगे की राह हमारे लिए स्मूथ रहेगी? देखिए, यूएस में जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है वो हर एक दिन एक न्यू चैलेंज आ रही है। पर इतना तो समझ में आ रहा है कि ट्रम्प ने जो अनाउंसमेंट्स की थी टैरिफ पे, उस पे 90 डेज का जो पॉज है, वो शायद तब तक इंडिया विल बी एबल टू कम अप विद सम अग्रीमेंट। 9 जुलाई तक का टाइम है और सरकार काफी कॉन्फिडेंट है कि तब तक इंडिया एंड यूएस विल बी एबल टू हैव अ डील एंड एन अग्रीमेंट बाय देन। तो एक तो वो उसकी एक आशा है, प्लस कुछ चीजों पे इंडिया मान भी गई है कि जैसे हमें कुछ टैरिफ्स कम कर देने चाहिए, जो कि हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम भी थोड़ा हमें भी कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी स्केल अप करनी पड़ेगी। सो दिस विल पुश आवर ओन इंडस्ट्रीज टू इनोवेट, R&D पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और हम लोग, जैसे कि आप पहले मुद्दा में बात कर रहे थे कि हम लोग ने अपनी तरफ से इनोवेशन पे काफी अचीवमेंट्स की हैं। अगर आप देखें यूपीआई या फास्टैग देखिए या ONDC देखिए, ये जो इनोवेशन है सारे गवर्नमेंट लेड ही है। और ये जो चैलेंजेस आती हैं, इन्हीं की वजह से काफी इनोवेशंस जो होती हैं, जो हम इकोनॉमी को फॉर्मुलाइज करती है, जो कि हमारे बहुत सारे डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत सारे इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। तो आई थिंक ये जो अनसर्टनिटीज है, उन सबको ओवरकम करने के लिए जो R&D, इनोवेशन, मूविंग अप द वैल्यू चेन, ये सब पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जो चैलेंज जो मुझे दिखती है, एक तो है कि इन्फ्लेशन जो बहुत दिनों बाद, 5 साल बाद इन्फ्लेशन कम होके अभी जाके 4% से नीचे गई है। वो इन्फ्लेशन को नीचे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और दूसरा जो चैलेंज है कि जो AI जो रिलेटेड, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, जो न्यू जॉब्स आ रहे हैं, उसके लिए हम कितनी जल्दी अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, तभी हम लोग एक होलिस्टिक और ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ ला पाएंगे। और वैसे भी अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी पे हमारे एक्सपोर्ट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक्सपोर्ट इज जस्ट अबाउट 19% ऑफ द GDP। बट डोमेस्टिक डिमांड को ग्रोथ करने के लिए हमें स्किल्स, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, कंजम्पशन स्पेंडिंग, उस पे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। जनरल सिंह सर, अब आपके पास आऊँगा, और डिफेंस सेक्टर में चैलेंजेस का जब हम जिक्र करते हैं तो रिसेंटली हमें सबसे जहन में सबसे ताज़ा याद आती है एयर चीफ मार्शल सिंह और उनका क्रिटिसिज्म, जो कि बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही प्रैक्टिकल था, और जो समझने वाले हैं लोग डिफेंस सेक्टर को, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाजिब क्रिटिसिज्म था कि भारतीय रक्षा परियोजना एक ऐसी नहीं है जो समय पर पूरी हुई। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ख़ास तौर से HAL का तेजस MK-1A लड़ाकू विमान है, उसकी डिलीवरी का उल्लेख हमें मिलता है। तेजस MK-2 AMCA जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ऐसे अहम स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुए। बहुत ज़्यादा चुनौतियां सर अभी उसमें हैं। स्क्वाड्रन, हम सब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे सर, हम अगर डिफेंस की चुनौतियों पे अगर लेख लिखना होता था तो उस वक्त भी हम स्क्वाड्रन की कमी लिखते थे। भारतीय वायुसेना के न्यूनतम 42 होना चाहिए, हम अभी भी 31 पे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि चुनौतियां हर तरफ से बढ़ रही हैं। तो सर ये यहाँ पर आप इसको कैसे एसेस करते हैं, इन चुनौतियों को, और कैसे यहाँ पर पार पाना पड़ेगा सर? देखिए, आई थिंक एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बहुत ज्यादा देश को एक तरह का, मैं कहूँ, मेरिटोरियस सर्विस रेंडर की, कि उन्होंने पब्लिक में ये सिचुएशन लेके आए हैं कि HAL नहीं डिलीवर कर रहा। आई एम वेरी अनहैप्पी, ही सेड। नाउ ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसका एक नतीजा बिल्कुल सफा आ गया है कि उन्होंने अभी ये प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जा रहा है। M का जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो सबसे बड़ी चीज ये आई है कि अभी देश में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी प्राइवेट सेक्टर शामिल होगा। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। यस, इसमें कोई बात नहीं, कि कोई शक नहीं है कि बहुत पीछे रह गए हम बहुत सालों से। पर इसमें यह भी है कि जो हमारी ना सबसे बड़ी चुनौती इस समय एयरक्राफ्ट की है कि इंजन बनाना हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है। यह वो नहीं, हम अचीव नहीं कर सके अभी तक। इसलिए जैसे F404 इंजन तेजास मार्क 1 में आना है, अमेरिका ने डिले की उसके अंदर। वैसे ही हमें तेजास मार्क 2 के लिए F414 इंजन चाहिए,
उसके अभी स्टार्टअप नहीं हुआ है, उनका मतलब स्टार्ट नहीं किया अमेरिका ने। तो इसलिए एक ये भी रीजन है कि क्यों पीछे हम रह रहे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। इस समय हमारा एक कावेरी इंजन का काम चल रहा है, पुराना था ये प्रोजेक्ट, दोबारा रिवाइव किया गया था, रशिया में उसके ट्रायल भी चल रहे हैं और उसको 90 किलो न्यूटन के पावर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। बट हमारा एम है कि 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाया जाए। और वो कैसे हो सकता है, मैं समझता हूँ इस समय तो एक फ्रांस को शॉफर कर रहा है, फ्रांस हमारे साथ काफी कोऑपरेट करता है, उनके साथ हम लगे। और दूसरा है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, जो कि चीन भी जो उसका J-35 है कंसिडर कर रहा है प्रायोरिटी पे देने के लिए पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि Su-57 जो रूस के पास है, उसके लिए हमें कुछ प्रोक्योरमेंट के लिए सोचना चाहिए। अमेरिका हमें F-35 देना चाहता है उसमें, पर उसकी कीमत वगैरह को हमें शायद सूट ना करे, और अमेरिका की जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है। पर इतना कहते हुए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी अमेरिका के साथ चल रही है, और जो कुछ अभी तक हमारे पास आया, जैसे चिनूक है, C-130 है, अपैची अटैक हेप्टर्स आए हैं, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं मेंटेनेंस वगैरह में अमेरिका की तरफ से। सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्विकली सर, मैं आपसे आपका एक टेक लेना इसमें चाहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि HAL के द्वारा तेजस MK-1A के डिलीवरी में अगर देरी हुई तो इसके लिए HAL जिम्मेदार है। पूरी दुनिया जानती है कि जो अमेरिकन कंपनी है GE, उसने इंजन ही नहीं दिया, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर HAL कहाँ से बनाएगा? उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो HAL को तो एक तो सीधे इसके लिए जिम्मेदार मानना ये गलत है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे आप ये बताइए सर कि हर कोई ये कहता है कि और एयर चीफ मार्शल ने भी कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग बढ़ाइए, आपने भी कहा, गवर्नमेंट भी कह रही है, बट हम ये जो थोड़ा सा हेजिटेंट रहते हैं, जबकि हम देखते हैं यूरोप में, अमेरिका में, गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ का प्राइवेट सेक्टर आगे ही रहता है, बल्कि गवर्नमेंट पीछे रहती है, प्राइवेट सेक्टर आगे रहता है। हमारे यहाँ सर ये थोड़ी सी जो हम हेजिटेंट रहते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा धीरे धीरे करके हम उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट में ले रहे हैं अंदर। इसके पीछे का आपको क्या साइकोलॉजी लगता है सर? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड की हैं, सो मे बी आपका एक पर्सपेक्टिव हमें मिल पाए। देखिए दीपक, एक तो नेशनल सिक्योरिटी का एंगल हमेशा डाला जाता था कि प्राइवेट सेक्टर को हम एक्सटेंड कर रहे थे, और दूसरा था कि प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होने में हेसिटेट करता था क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती थी। तो दोनों तरफ ये कमी रह गई थी। पर जब अभी सरकार ने दोनों चीजों को आगे बढ़ा दिया है, ये प्राइवेट सेक्टर को अभी शामिल कर रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सरकार ने ओपन किया है, और प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ आ रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा एयरक्राफ्ट से डिबेट करते हुए, कि जो हमारा ये A-TAC सिस्टम था 155 52 मिलीमीटर कैलिबर का, बाबा कल्याणी ऑन रिकॉर्ड है कि 2015 में वो ट्रायल्स करना चाहते थे देश के अंदर, हमें उनको रेंजेस टेस्टिंग के लिए नहीं दी थी, और वो अमेरिका में जाके उन्होंने किया था, और वो फिर ये गन निकली है अभी, जो कि एक वर्ल्ड में सबसे बड़ी नंबर 1 एक्सपोर्टर गन निकलेगी। तो देखो ये कितनी बड़ी कमी थी हमारे के, हम भारत फौज को ही अपने ट्रायल्स के लिए रेंजेस नहीं दे सके थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी को आगे बढ़ना है। देखो ये रेड टेपिज्म को हमने निकालना है। वी हैव टू फेस चैलेंजेस बाय बीइंग पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, और इसी से मैं समझता हूं कि ये काफी अभी बदलाव आया है, एंड आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया इंजन्स का था, इंजन्स का अगर चैलेंज हो जाता है देन वी आर अगेन वर्ल्ड बीटर्स एक्सपोर्ट में। देखो ये जो हमारा तेजस Mark 1 है, फिलीपींस ने भी इसके लिए बिड किया था, उधर अर्जेंटीना ने भी किया था। देश बिड करना चाहते हैं, बेशक फिलीपींस को, मलेशिया ने हमें नहीं मिला था, वो कोरिया को गया, पर पॉइंट है कि तेजस Mark 1 एयरक्राफ्ट दुनिया उसको उसकी तरफ देख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। Absolutely. और जब हम अपनी वो डिफेंस का देख रहे हैं प्रोग्रेस, देखिए पिनाका जैसी गन्स, पिनाका, ये आर्टिलरी सिस्टम जो है, ये आकाश सिस्टम जो हमारा एयर डिफेंस में निकला है, ऑप सिंदूर में कितना बड़ा उसका परफॉर्मेंस रहा है, दुनिया में ये एक्सपोर्ट आइटम रहेगा। सो आई थिंक ये जो 2014 से और खास करके 2019 से हमने आत्मनिर्भर डिफेंस को आगे बढ़ाया है,
उसका नतीजा है। एब्सोल्युटली इधर से सर, हम बट एब्सोल्युटली सर, export आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरे पास वक्त की कमी थी, बट आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बट थोड़ा सा एक जो चैलेंजिंग पार्ट है कि DRDO, HAL, BEL, ये जो सरकारी कंपनियां, इन्हीं में दशकों तक हमारा जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो हावी रहे हैं। थोड़ा हमारी L&T डिफेंस भी है, भारत फोर्ज भी है, टाटा एडवांस सिस्टम्स भी हैं, दूसरे भी उभरते हुए हैं, और ये लोग दुनिया में दे रहे हैं, तोपें दे रहे हैं, मिसाइल पार्ट्स दे रहे हैं, UAVs दे रहे हैं, रडार्स दे रहे हैं, मतलब दुनिया के कई देशों को भेज रहे हैं। बट थोड़ा सा इनको हम धीरे धीरे करके सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब निजी कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनीज, कुछ APCs, ड्रोन्स, आर्टिलरी सिस्टम, छोटे बड़े ऑर्डर इनको मिलने शुरू हो गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर जो तमिलनाडु में, यूपी में बन रहा है, उस पर निवेश काफ़ी बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली सर, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बिल्कुल संक्षेप में? आपने कवर कर दिया जो ये डिफेंस कॉरिडोर था, हाँ। खड़ा कर रहा था। ये दूसरा है कि देखो, नो नेशन हैज बिकम बिग। कोई भी देश मेजर मिलिट्री पावर नहीं बन सका जब तक कि वो मेजर आर्मामेंट एक्सपोर्टर नहीं होगा। Yes, और इस समय हम 23,000 24,000 करोड़ की एक्सपोर्ट्स कर चुके हैं, जबकि वो अगर हम पीछे देखें तो उसे हमने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंप्रूव कर दिया पिछले 10 साल के अंदर। Absolutely, इसका sir. मतलब है कि अभी हम विश्व में गिने जा रहे हैं एज अ मिलिट्री पावर। एब्सोल्युटली सर, और इसके ऊपर जो बदलाव हो रहे हैं उसमें जस्ट लास्ट एडिशन जो हमारा इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर IDDM कैटेगरी को जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। और हमारी अक्कू सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर संक्षेप में? इतना कहना चाह रहा हूँ कि डिफेंस में हम, डिफेंस क्या है, हमें देश को मजबूत जितना हम कर लेंगे डिफेंस के मामले, बाकी चीजें तो अपने आप मजबूत हो जाएंगी। एब्सोल्युटली सॉरी सर, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आप कह रहे हैं कि इस वक्त ज़रूरत है डिफेंस के तौर पर खुद को मजबूत करने की, बाकी चीज़ें भी हम मजबूत कर रहे हैं, फोकस डिफेंस पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त निकाला आपने। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल का ये लेखा जोखा था, उपलब्धियां भी थी और जो चुनौतियां बची हुई हैं उन पर भी विस्तार से बातचीत हुई। थैंक यू सो मच जनरल सिंह सर फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मजूमदार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अक्कू श्रीवास्तव सर, वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।